अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, एक सवाल दिया था मैंने ऑटम 2022 प्लूटो लिमिटेड। हाँ, अच्छा चले। रिक्वायर्ड ए ऑटम 22 प्लूटो लिमिटेड, कर रहा हूं डिस्कस। रिक्वायर्ड ए फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन के whether they would independently result in over or under absorbed overheads। इसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कुछ बच्चों को तो इस अंग्रेजी का मतलब ही नहीं समझ आया होगा। अंडर ओवर अप्लाइड निकालते कैसे? हाँ तो चलो माइनस कह लेते हैं, कोई बात नहीं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का कंपैरिजन। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। मैंने तो जिस शक्ल में लिखवाया है वो तो ये यही माइनस ही किया हुआ है ना। यानी मैंने तो आपको इसी शक्ल में लिखवाया हुआ है। कभी कभार आई कैप के सॉल्यूशंस के अंदर उल्टा लिखा होता है तो वो ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट की शक्ल बदल जाती है। पूछा ये है कि फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स, कौन से अबव इवेंट्स? ये जो ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स का पूछा हुआ है। फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन, यानी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी क्या? वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि आप इन सब को एक एक करके बताएं। पॉइंट 3 बताते हुए पॉइंट 1 और 2 को भूल जाएं। दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अंडर या ओवर अप्लाइड निकलता है अप्लाइड और एक्चुअल के कंपैरिजन से। अगर अंडर अप्लाइड है तो दो बातें हो सकती हैं, या अंडर अप्लाइड या एक्चुअल ज्यादा है या अप्लाइड कम है। अंडर अप्लाइड दो ही वजह हो सकती हैं, या तो एक्चुअल ज्यादा होगा या अप्लाइड कम होगा, और ओवर अप्लाइड या एक्चुअल कम होगा अप्लाइड ज्यादा होगा। अच्छा, अप्लाइड कैसे निकालते हैं? OAR इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कब कैलकुलेट होता है? साल के शुरू में। ये कब पता चलेगा? साल के एंड पे। ये कब पता चलेगा? साल के एंड पे। तो इन तीनों इवेंट्स के बारे में बताना है। ये तीनों इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, यानी इन तीनों इवेंट्स के असरात इस पे या इस पे हैं? इस पे। ये तो साल के शुरू में कैलकुलेट कर लिया था। तो जो 3 इवेंट्स हुए या उन्होंने इसको अफेक्ट किया होगा या इसको अफेक्ट किया होगा। तो अगर इसको अफेक्ट किया होगा तो अप्लाइड पे फर्क पड़ेगा, अगर इसको अफेक्ट किया होगा तो एक्चुअल पे उन्होंने फर्क डाला होगा। इवेंट नंबर 1, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए मजीद प्रोडक्शन कर ली। पहले तो यहां तक रोकते हैं, फुल स्टॉप। प्रोडक्शन हमने ज्यादा कर ली, हाँ जी, तो अप्लाइड बढ़ जाएगा। तो इस डिमांड बढ़ने की वजह से अप्लाइड बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, और अप्लाइड बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से ओवर अप्लाइड बनेगा। अगला सेंटेंस पॉइंट 1 का, फैक्ट्री वर्कर्स को 1.2 मिलियन ओवर टाइम पे करना पड़ा क्योंकि उन लोगों से एक्स्ट्रा काम करवाया। तो ये तो वैसे ही या तो कह लें कि डायरेक्ट लेबर है, या अगर किसी ने इसको कहना भी हो नहीं 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 ये तो वेरिएबल, ये तो ओवरहेड्स हैं, तो फिर ये वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। दोबारा, वैसे तो लेबर की कॉस्ट है
फैक्ट्री वर्कर्स को ओवर टाइम दिया है, तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो उसका इससे ताल्लुक कोई नहीं है। लेकिन चले फिर भी अगर कोई चीता कहे कि नहीं नहीं डायरेक्ट लेबर नहीं है, इसको हम क्यों ना ओवरहेड कह दें, क्योंकि कुछ किताबों ने ओवर टाइम को ओवरहेड का होता है, क्योंकि ये लेबर के रूटीन काम से एक्स्ट्रा होता है। तो अगर मान भी लें कि ओवरहेड है तो फिर भी वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, तो वो भी यहां पर डिस्कशन ही नहीं है। वैसे ये तो मुझे लगता है मेरे जुमले ने आपको कंफ्यूज कर दिया होगा कि कुछ किताबों में नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट लेबर, चूंकि ये डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का तो यहां पर काम ही नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 में 2 सेंटेंसेस हैं, 2 काम हो रहे हैं। एक प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, उसका जवाब यह है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा आएंगे और इसकी वजह से ओवर अप्लाइड हो सकता है। और दूसरा सेंटेंस है कि लेबर को ओवर टाइम पे किया, तो ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या फिक्स्ड ओवरहेड है ना। और वैसे भी उसने कहा है कि इस पॉइंट से रिलेटेड इंडिविजुअली बस देखना है, और हम वैसे भी बात फिक्स्ड ओवरहेड्स की कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने से थोड़ी फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट ने मजीद टैक्स लगा दिए जिसकी वजह से पीएल की कॉस्ट 3 लाख बढ़ गई, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ गए, इसकी वजह से अंडर अप्लाइड बन गया। पॉइंट नंबर 3, मशीन खराब हो गई जिसकी वजह से रिपेयर पे 3 मिलियन खर्च करना पड़ा, इसका ताल्लुक एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा हो गए, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा हो गए, अंडर अप्लाइड। लेकिन इसमें से हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 2.8 का, तो इस पॉइंट नंबर 3 का हम ये भी जवाब दे सकते हैं कि 3 मिलियन का खर्च हुआ, 2.8 रिकवरी हो गई, यानी बस 2 लाख खर्च हुए। तो आप सिर्फ 2 लाख का जवाब दे दें कि नेट एक्सपेंस चूंकि 2 लाख है तो फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख ज्यादा आने से अंडर अप्लाइड बना होगा। वैसे आई के अपने इसको 3 मिलियन अलग और 2.8 मिलियन अलग ऐसे लिखा था कि 3 मिलियन को एक्सपेंस बढ़ के अंडर अप्लाइड आना कहा था, और 2.8 को एक्सपेंस कम होने से ओवर अप्लाइड आना कहा था। पीछे भी कहा था रिवर्सल इफेक्ट हो जाएगा 2.8 मिलियन की वजह से। वही बता रहा हूं ना, आई के अपने सोल्यूशन में 3 मिलियन को अलहदा एक एक्सपेंस कह के कहा कि चूंकि एक्सपेंस बढ़ेगा तो अंडर अप्लाइड आएगा, और 2.8 को उसने एक्सपेंस की रिवर्सल कहा, उससे उसने कहा जी ये अंडर अप्लाइड बन जाए, ओवर अप्लाइड बन जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप इस 3 और 2.8 को ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इसी के अगेंस्ट इंश्योरेंस की रिकवरी है तो हमें तो रिपेयर कॉस्ट पड़ी ही 2 लाख है ना, तो हम 2 लाख का आंसर बता देंगे। सर दोनों को नेट ऑफ करके 2 लाख का भी ऐड करके, अभी यही जुमला मैंने बोला है कि 2 लाख हम ये कहेंगे कि 3 मिलियन का रिपेयर का खर्चा, 28 लाख उसमें से इंश्योरेंस से रिकवरी हो गई, तो हमें तो खर्चा 2 लाख का पड़ा, तो इसलिए हम 2 लाख के रिपेयर एक्सपेंस बनाने की वजह से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बढ़ गई होंगी और अंडर अप्लाइड आ जाएगा। ये पार्ट ए था। तो अब इस तरह के सवाल पहले नहीं किए होंगे कभी, लेकिन बस उसने कॉन्सेप्चुअल एक चीज पूछ ली। ओके, पूछा तो यही था उसने, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर अंडर अब्सॉर्ब्ड, यही बताना था। लेकिन देखे ना, मैंने आपको यही बताया कि अगर इस तरह की कोई चीज आ गई तो आप दिमाग बंद करके बैठ जाएं, ऐसा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो चीज वो पूछ रहा है उसको थोड़ा सा तरह तोड़ें, उसको एनालाइज करें कि अच्छा ये अंडर ओवर अप्लाइड पूछ रहा है, तो वो अंडर ओवर अप्लाइड कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं। अब आप इन पे गौर करेंगे तो इसका जवाब बनेगा, लेकिन अगर गौर करने की बजाय हिम्मत हार के छोड़ देंगे तो ये 3 नंबर तो गए। वो दूध पिया करें, उसने कहा है ना एक्सप्लेन करें, नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि इसकी वजह से अंडर है, इसकी वजह से ओवर है, तो हो सकता है 1 नंबर मिल जाए 3 में से। पॉइंट नंबर बी, ये कुछ वैसा सही है जैसा ऑटम 20 मैंने बोर्ड पे किया था कि दोनों ईयर्स के बजटेड और एक्चुअल पूछे हैं। रही बात प्रायर ईयर की, तो ये बिल्कुल ऑटम 20 जैसा है कि इसमें OAR से रिवर्स चल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाले और अंडर ओवर अप्लाइड और अप्लाइड से एक्चुअल निकाले, और जो पिछले साल के एक्चुअल थे वही अगले साल के बजटेड हो गए। तो इस 7 नंबर में से
4 चीजों में से 3 चीजें तो बिल्कुल ऑटम 20 की तरह हैं। ठीक है, रहा मसला करंट ईयर के एक्चुअल का, तो उसमें कहा है जी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स में बस यही जो हमने अब पॉइंट 1 2 3 में बताया है, यही है बस जो चेंज हुई। किससे चेंज? नहीं 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 ना, हमने यहां पर जब ये बात की है तो हमने इन खर्चों की वजह से अप्लाइड और एक्चुअल का फर्क कम ज्यादा हो जाएगा, यहां पर कोई पिछले साल की बात हो रही है। नहीं, करंट ईयर की। तो अगर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने 3 लाख का टैक्स और लगा दिया, चले मैं दोबारा बताता हूं, इनका जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें कहीं कोई पिछले साल की फिगर इन्वॉल्व है? नहीं। तो फिर ये कंपैरिजन के लिए ये एक्चुअल प्रोडक्शन तो है, इस ओएआर में कौन से खर्चे शामिल हैं? कौन से खर्चे शामिल हैं? बजटेड ओवरहेड, यानी हम इसके अंदर बजटेड ओवरहेड्स इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 2 3 में चीजें बताई हुई हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ये हो गया, अच्छा इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि रिपेयर 10% इन्फ्लेट कर गया, फलाना 20% इंक्रीज कर गया। अगर ऐसा इंक्रीज डिक्रीज बताते तो फिर वो शायद पिछले साल से कंपेयर करके कह रहा होता। इन्होंने कहा है कि अच्छा मेरे ख्याल में मैं एक जुमला बोल देता तो मसला हल हो जाता। पिछले साल के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को ही हमने इस साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कह दिया, चलो गल खत्म। अब ये जो इंक्रीज डिक्रीज बताई हुई है, ये किसके मुकाबले में इंक्रीज डिक्रीज बताई हुई है? चाहे आप उसको पिछले साल के एक्चुअल कह लें, चाहे इस साल के बजटेड कह लें। ये चेंजेस जो है ये इन्होंने बताया, ये इस साल के एक्चुअल ओवरहेड्स के लिए बताया। इस साल एडिशनल टैक्स पड़ गया कितना? 3 लाख। इस साल हमें रिपेयर करवानी पड़ गई, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 2.8। ये हमारी सोच से इजाफी हो गया। सोचा क्या हुआ था? जो पिछले साल एक्चुअल था वही हमारा हो गया। पिछले साल का एक्चुअल तो हमारा बजटेड बन गया सर। जो हमने 922 नहीं, ये तो पिछले साल का बजट नहीं है, पिछले साल का। ये अब करंट ईयर के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड निकलेंगे। क्या ये तीनों काम? हाँ, ये साल ये ड्यूरिंग द ईयर ही हुए ना वाकई। ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस, ये इस साल में ये वाकई हुए और हमारी सोच से एक्स्ट्रा थे, इसलिए हमारे वो जो साल के शुरू में सोचे थे इतने और खर्चे हो गए। तो एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हो गए? उनका आंसर 972000। ये पार्ट भी है। सामा एक मिनट रुकना। ऑटम 22 डन। अच्छा, प्रोसेस मिक्स वाला एक सवाल होमवर्क कर दे, और वो है मेरी बुक में क्वेश्चन 4। ये है जी फ्रेपे लिमिटेड के नाम से, ये ऑटम 2019 अटेम्प्ट का सवाल है। तो पार्ट ए से पता चल गया, सवाल की डाटा से पता चल गया कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग है, और पार्ट बी में ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला सवाल पूछा हुआ है। स्टेटमेंट हम वर्किंग में छोटी करके बना सकते हैं। हैं क्या क्या? सर इसमें पार्ट बी में मार्जिनल और
एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की इनकम स्टेटमेंट हाँ। कहा ना, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन पार्ट ए के बजाय पार्ट बी में छोटी वर्किंग हाँ हाँ, वर्किंग में बना देंगे। ठीक है, ये सवाल करिएगा, करना है। पूछें, पढ़ भी लिए पॉइंट्स? अरे वाह यार, बताओ कौन सा पॉइंट? ले भी शायद किसी संजीदा इंसान ने सीरियस ले ही लिया हो और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में जो थ्योरी वाली चीज़ें बताई थी वो पढ़ने की कोशिश कर ही ली हो। मार्जिनल कॉस्टिंग की असम्पशंस, हर एक यूनिट बनने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही होती है, यानी जो भी एडिशन यूनिट बनेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगी। जब हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी बचपन में तो मैंने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जनरली सेम ही रहती है। ये पहली पॉइंट का ये मतलब है। अगर आपको ये पूरी इंग्लिश मुश्किल लग रही है तो इस इंग्लिश का कंक्लूजन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये ऊपर वाली लाइन दफा करें, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। फिक्स कॉस्ट्स इन टोटल सेम रहती हैं, तो इसमें मसला। अच्छा चले मैं पूरी बता देता हूं। पॉइंट 2 का मतलब है फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती हैं इन ईच पीरियड, रिगार्डलेस कितने यूनिट्स बनाए। कोई समझने में मुश्किल? तीसरा, कॉस्ट या तो फिक्स्ड होंगी या वेरिएबल होंगी, और अगर मिक्स्ड भी होंगी तो उसके फिक्स्ड और वेरिएबल हम अलग अलग कर सकते होंगे। अच्छा ये कैसे कर सकते होंगे ना, ये मैंने आपको अगले चैप्टर में एक हाइलो मेथड बताना है। ये इसका मतलब वो हाइलो मेथड होता है। Marginal cost is therefore the extra cost that would be incurred by making and selling one extra unit। यानी marginal cost वो होती है कि एक यूनिट और बनाएंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होगी। ये मैंने IQ की बुक से ही कॉपी की हुई है। ये assumptions हैं जो एक सवाल में पार्ट ए 4 नंबर का पूछा हुआ था। ये करनी है assumptions याद। फिर आगे मैंने मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज बोले थे। मार्जिनल का एडवांटेज ये है, अच्छा ये कैसे पता मार्जिनल के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मैंने ऊपर हेडिंग ही मार्जिनल दी हुई है। वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड्स को हैंडल करना आसान है, क्योंकि जिस साल में जितना खर्चा हो रहा है हम उस सारे को एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्सपेंस बना लेते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को मार्जिनल कॉस्टिंग में इसलिए हैंडल करना आसान है कि इसको इन्वेंट्री वैल्यू OAR निकालने की टेंशन में नहीं डलना पड़ता। जितनी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर है उसको एक्सपेंस बना लेते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक इन्वेंट्री की वैल्यू में फिक्स्ड ओवरहेड शामिल नहीं हो रहे ना, जबकि जो असल में IS2 है ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे ही चलता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यू के साथ ये टैली नहीं कर रहा होगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। अगला एडवांटेज ये है कि इसमें अंडर ओवर अप्लाइड ही नहीं होते, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करनी पड़ती अंडर ओवर अप्लाइड की। एक एडवांटेज ये है
कि डिसीजन मेकिंग में ये काम की इंफॉर्मेशन है, जब डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा तो उसका मतलब समझ आएगा। डिसएडवांटेज ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन निकलता है, प्रॉफिट नहीं पता चल रहा। ये भी आपको ना डिसीजन मेकिंग के बाद ही पॉइंट समझ आएगा। ये जो इस वक्त ये वाली बात लिखी हुई है ना, ये सीवीपी डिसीजन मेकिंग, ये उसकी अंग्रेजी है, तो इसलिए इसकी भी अभी फिलहाल आप कोशिश ना करें, ये सीवीपी के बाद ही पढ़ लेना। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगेन देखें वो डिसीजन मेकिंग का जिक्र आ गया, इसलिए ना मैंने कल ये बस गुजारे थे, क्योंकि मुझे पता था कि थ्योरी कौन सी किसी ने आज पढ़ लेनी है, तो उसको अगस्त में ही ख्याल आएगा, तो तब तक डिसीजन मेकिंग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर भी देखो डिसीजन मेकिंग को वो ला रहा है, इसलिए रहने दें, अभी सीवीपी पढ़ लेंगे ना तब पढ़ लेना ये। अच्छा जी, कल मैं पहुंचा था ये एग्जाम्पल 1 तक। हाँ जी, सर इसमें जो क्वांटिटी है सर, वो तो मतलब कि किलोग्राम और यूनिट उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सर उसकी जो कॉस्ट है सर वो तो पर केजी या इतना ले, हाँ पर केजी है। ए क्यू या एस क्यू क्या है, केजी है ना, तो मल्टीप्लाई भी रुपीस पर केजी से ही कर रहे हैं। एसक्यू या एक्यू जो है वो केजीज हैं। लेकिन सर हमने तो यहाँ पर जितने यूनिट उनसे मल्टीप्लाई करके फिर किया। अच्छा चलो, जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल 1, केजी है, एस क्यू कैसे निकला, इंटू 5000, आंसर 20,000 आया। 20,000 क्या है, केजी है ना, एक यूनिट के लिए इतने किलो, तो 5,000 यूनिट्स के लिए 20,000 किलो, तो एस क्यू और ए क्यू दोनों केजीज में है। अच्छा सवाल में लीटर भी हो सकता है, ज्यादातर केजी होता है ना, इसलिए मैंने केजी लिख दिया है, वरना लीटर भी हो सकता है। तो मटेरियल एस क्यू भी और ए क्यू भी केजीज में है, और एस सी भी रुपए पर केजी है, और ए सी भी रुपीस पर केजी है। कल मैंने बताया था ये सवाल में कैसे पता चलेगा कि जितने किलो मटेरियल खरीदा, जितने किलो यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, क्या मतलब कंज्यूम हुआ, रॉ मटेरियल स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला। तो अगर सवाल में ये दोनों किलोज बताए हुए हैं और वो बराबर हैं तो केस 1 है, और अगर सवाल में बताया इनमें से एक है, दूसरा है ही कुछ नहीं, तो भी बराबर है। लेकिन अगर सवाल में दोनों की क्वांटिटीज दी हुई हैं और वो बराबर नहीं है, तो उसको मैंने केस 2 बना लिया। केस 2, ये मैं पहले पेज पे हूं चैप्टर के, नहीं पहले पे नहीं, ये मैं हूं पेज 171 पे, पेज 171, पेज 171 पे हूं मैं। मैंने मटेरियल के ये वाले 3 वेरिएंस जिसको केस 1 कहा था ये बता दिए। अच्छा जब आप लोग सामने आएंगे ना सारे फिजिकल वाले, मैं मुश्किल पास्ट पेपर्स तब करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सारे फार्मूले बता रहा हूं, उन फार्मूलों में फिगर्स पुट करने की प्रैक्टिस के लिए छोटी छोटी एग्जांपल्स करा रहा हूं कि आप एक बार फार्मूले गुजार लें, फिगर्स पुट करना सीख लें, फार्मूले याद कर लें, फिर पास्ट पेपर्स को हाथ डालेंगे। इन फार्मूलों में एपी, ए क्यू, एस क्यू, एस सी, ए सी, इसको पहचानने में कोई इतराज तकलीफ। ये मैंने केस 1 बनाया था जिसमें मटेरियल जितने किलो फॉर द मंथ खरीदा उतने ही इस्तेमाल हुआ। या तो सवाल में दोनों बताए होंगे और पता चल जाएगा बराबर है, या फिर एक ही बताया दूसरे का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं, तो भी दोनों बराबर है। केस 2 क्या बनाया मैंने कि जितने किलो मटेरियल खरीदा उतने किलो इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये अभी पास पेपर पे तो ज़ाहिर नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताने के लिए एक सवाल दिखाता हूं। ये देखें,
अल्फा इतना पहले था, इतना और खरीदा, जबकि इशू इतना हुआ, तो परचेज और यूज्ड बराबर नहीं है ना। ऐसे पता चल जाएगा सवाल में। परचेज हो रहा है कुछ 70-80 हजार, इशू हो रहा है 60 हजार। इसी तरह मटेरियल बीटा परचेज हो रहा है कोई तकरीबन 90 हजार, इशू हो रहा है 70 हजार। तो सवाल से पता चल जाएगा कि परचेज और यूज बराबर है या नहीं है। चलें जी, पता चल गया। अगर बराबर नहीं थे तो केस 2, अगर बराबर नहीं है तो केस 2। अगर ये केस 2 है, अच्छा मटेरियल ना थोड़ा सा जरा टेक्निकल है, अदरवाइज बाकी लेबर वेरिएबल इंशाल्लाह उम्मीद है आसानी हो जाएगी। अगर ये बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है, इसमें आगे फिर 2 बातें देखनी होती हैं। उसको मैंने मजीद कोई केस वेस कहने की बजाय ए और बी कह दिया। उसामा ऐसे करने में क्या हर्ज होगी? वो लाइट का शेड आ रहा है शायद, है ना, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये ए बी पे तो नहीं आ रहा। केस 2 पहचानेंगे जब, तो फिर आगे फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये ए है या बी है। केस 2 पहचानने के बाद ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि ये है या ये है, ये सवाल में पहचानना पड़ेगा। अच्छा ये क्या है, ये ना अभी फिलहाल जब तक हम पास पेपर्स पे नहीं जाते, आपको फिलहाल ये रट्टे जैसा ही लगेगा। आप इसका रट्टा ही बेशक लगा लें, लेकिन जब पास पेपर्स के सवालों तक जाएंगे, जब इस चैप्टर में आप और बड़े हो गए होंगे, तो मैं किसी हद तक आपको ये वाली भी बात भी बता चुका हूं जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अभी सिर्फ फार्मूलों की पहचान के लिए आप समझ लें इसको रट्टा ही बता रहा हूं। केस 2 को कैसे पहचानेंगे कि जितना मटेरियल की क्वांटिटी परचेज है, जितनी इशूड है, वो बराबर नहीं है तो केस 2 है। उसमें फिर आपको ना इन दोनों में देखना है कि ये है या ये है। अगर तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड सवाल में ये कह के बताया हुआ कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट FIFO, इज वैल्यूड एट EFCO, इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो ये है। और अगर सवाल में लिखा हुआ कि इन्वेंट्री इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये बात दोबारा, जिस तरह इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए कंपनी की पॉलिसी है ना, वो बचपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल के भी शायद कुछ सवाल किए थे, उसमें भी FIFO वेटेड एवरेज था ना। तो अगर कंपनी की पॉलिसी हो कि हम रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक को FIFO पे मैयर किया करेंगे या EFCO पे मैयर किया करेंगे, तो कंपनी ये कह रही है। और अगर कंपनी कहे कि हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की वैल्यू एक्चुअल की बजाय स्टैंडर्ड रखा करेंगे, जैसे ₹15 पर किलो, तो जो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उसके लिए फिर वो टेबल शेबल तो कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, वो FIFO EFCO वाला, वो तो FIFO EFCO की वजह से था ना, कौन से रेट वाले आउट हुए हैं। अगर कंपनी ने पॉलिसी रख ली कि हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को इतने स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मैयर किया करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, जितने भी किलो बचे हुए मल्टीप्लाई बाय ₹15। ये है ए। अच्छा ये तो ऊपर निकल गई बात, ए नहीं, किधर गया? ये चीज अगर केस 2 है तो सवाल कैसे पहचानेंगे? परचेज यूज्ड की क्वांटिटी दी होगी, अगर डिफरेंट है तो केस 2 है। फिर ये देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री कंपनी की पॉलिसी क्या है, रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री वो किस वैल्यूएशन मेथड पे चलाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट। इसकी भी
मिसाल दिखाता हूं। ये FIFO मेथड फॉलो करती है कंपनी, यानी एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में ये था। ठीक है, तो इन्वेंट्री के लिए कंपनी क्या वैल्यूएशन मेथड फॉलो कर रही है उस पे पता चलेगा कि ए है कि बी है। चलिए काफी मिसालें मेरे ख्याल में सर अगर मिसिंग हो तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज? मैं बताता हूँ। फिर FIFO, तो सवाल वाला बताएगा कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस मेथड पे है। अगर वेटेड एवरेज या FIFO का जिक्र है इसका मतलब वो एक्चुअल पे है, और अगर लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री वैल्यू होती है एट स्टैंडर्ड कॉस्ट तो फिर ये ए है। ए, ये सवाल में इंफॉर्मेशन से पता चलेगा और ये भी सवाल से पता चलेगा। अगर है इन दोनों में से कुछ नहीं बताया हुआ तो एक्चुअल, बाय डिफॉल्ट एक्चुअल। अगर नहीं बताया कि वैल्यूड एट स्टैंडर्ड है या एक्चुअल है तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल। पहले ये बताता हूं, अब चूंकि क्वांटिटी परचेज्ड और यूज्ड डिफरेंट हो गई तो AQ परचेज्ड और AQ यूज्ड दोनों अलग अलग हो गई। अब जब हम इन्वेंट्री वैल्यूड अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो जो वेरिएंस निकालेंगे इनमें प्राइस वेरिएंस में AQ परचेज यूज करेंगे और यूजेज वेरिएंस में तो यूजेज वेरिएंस में तो यूज्ड ही इस्तेमाल करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हुए प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? प्राइस वेरिएंस का फार्मूला अच्छा चलो SC इंटू AQ है, AQ इंटू SC एक ही बात है। AQ इंटू SC माइनस AQ इंटू AC। अब AQ कौन सा? नहीं, AQ तो एक्चुअल है लेकिन AQ कौन सा, परचेज या यूज्ड? तो प्राइस वेरिएंस निकालते हुए परचेज्ड और यूजेज वेरिएंस निकालते हुए यूज्ड। लॉजिकल बात है। प्राइस वेरिएंस किसके ऊपर निकाल रहे हैं? क्या है प्राइस वेरिएंस? कि जब खरीदने गए प्राइस तो हमें महंगी प्राइस पड़ी तो इसमें इस्तेमाल होगा AQ परचेज्ड। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या है? जितने किलो यूज होना चाहिए था कितने किलो यूज हुआ तो इसमें AQ यूज्ड। अगर इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो फिर प्राइस वेरिएंस में AQ परचेज इस्तेमाल होगा, यूजेज वेरिएंस में AQ यूज्ड इस्तेमाल होगा। ये मैंने वही फार्मूले जो इधर ऊपर लिखे थे, बल्कि चलो आपके पास पेज में लिखे हुए जो कल केस 1 में बताए थे, फार्मूले यही हैं। सिर्फ साथ एक्सप्लेनेशन क्यों डालनी पड़ी? क्योंकि AQ अब दो तरह के हो गए, परचेज भी हो गए यूज भी हो गए। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए फर्क करना पड़ रहा है
कि कौन सा वाला ए क्यू यूज करना है। प्राइस वेरिएंस में ये करना है और यूजेज वेरिएंस में ये करना है। जो कल मैंने केस 1 के फार्मूले बनाए थे उन्हीं फार्मूलों को देखें और फिर इनको देखें। प्राइस और यूजेज, ये कॉस्ट वेरिएंस नहीं, ये मैं आपको खुद बताता हूं सवाल सॉल्व करके, सिर्फ प्राइस और यूजेज देखने को कह रहा हूं। जब केस 1 बनाया था तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये बताया था। अब केस 2 आ जाने से हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि ए क्यू कौन सा। तो प्राइस वेरिएंस निकालते हुए परचेज्ड, यूजेज वेरिएंस निकालते हुए यूज्ड, ये बताया यहां। ओके कल वाले फार्मूले दोबारा लिखता हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या था? अच्छा, इसमें तो मसला नहीं है ना, ये ऐसे ऐसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस को बहुत मुश्किल तो नहीं पेश आ रही इसको याद करने में, पक्की बात। ये मैंने बनाए थे कल केस 1 के। अच्छा, आप ना अपनी बुक के ऊपर थोड़ी गुलकारी कर लेना, फार्मूला याद करने में आसानी होगी। और हर फार्मूले में नहीं करवा रहा हूंगा, यानी अगर एक ही तरह की चीज बार बार रिपीट हो रही है तो मैंने किसी एक जगह कह दिया होगा। बताता हूं भी किस क्या बात कर रहा हूं। केस 2 और उसका ए, यानी इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या चेंज कर रहा हूं मैं? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज माइनस AC इंटू AQ परचेज। ठीक है, ये मैंने इसको और स्पेसिफाई कर दिया, वही था लेकिन उसको स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा AQ। इसी तरह यहां पर यूज्ड, क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये बता रहा होता है कि जितने किलो एक्चुअली मिले, कितने का सोचा था 1 किलो कितने का मिला। क्वांटिटी वेरिएंस बता रहा होता है कि कितने किलो लगे, कितने किलो लगने चाहिए थे। तो क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस बता रहा है कितने किलो यूज हुए, तो यूज्ड। प्राइस वेरिएंस बता रहा है कि जब हम खरीदने गए तो कितने का एक मिला, कितने का सोचा था, तो AQ परचेज की बात हो रही। अच्छा, मैं जो भी आपसे बात कर रहा था अपनी किताब पे गुलकारी कर लें। ये एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर है ना। ये जो शक्ल लिखी हुई है ये एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। इसी तरह ये क्या चीज होगी, चलो भी करता हूं। तो इस तरह ना मैं मुख्तलिफ फार्मूलों के अंदर ऐसी चीजें भी बीच में सैंपल लेबल कर दिया करूंगा, और इसका फायदा क्या है ये आप पास पेपर के सवालों में देखेंगे। इसका फायदा चल के आप इस शक्ल को तो याद करें, लेकिन आप बीच बीच में ना ये भी चीजें अगर याद कर लेंगे अपनी किताब पे मार्क करके, जैसे मैंने इधर लगाया
ये वाली चीज क्या है? एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। क्यों है ऐसा? क्योंकि यही तो लिखा हुआ है कि कितने किलो खरीदे कितने के, तो वही यही तो है एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर। तो इस फार्मूले के अंदर AQ परचेज इनटू SC माइनस ये क्या चीज हो रही है? एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। तो ये चीज भी याद रख रहे आपको, इस शक्ल का फार्मूला तो याद रहे, लेकिन ये चीज भी याद रहे कि ये एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर है। ये भी सवालों में आप देखेंगे काम आएगी बात। प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, कल वाले और आज वाले में फर्क ओके? अच्छा, ये जो कल वाले फार्मूले हैं यानी केस 1 जो लिखा हुआ है उसमें भी ये क्या है? ये भी एक्चुअल टोटल परचेजेस ही है। बार बार दायरा लगा के लिखने की बजाय मैं किसी एक जगह लिख दिया करूंगा। अच्छा, इसी तरह ये क्या चीज है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में ये क्या चीज है? एक्चुअल मटेरियल यूज्ड या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं, COGM नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसको कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग में चलो, जो मटेरियल प्रोसेस में इश्यू हुआ होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब है मटेरियल जो खरीदा, नहीं, जो इश्यू टू प्रोडक्शन है। तो ये वाली चीज है एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम उसको कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसको कहते हैं? जो मटेरियल इश्यू होता है, जितना इस्तेमाल होता है, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। तो इसमें ये एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर है। ये कल वाला लिखा है मैंने दोबारा, इसी से मैंने आज वाले डराइव करके दिए। प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस ओके, कॉस्ट वेरिएंस बताने लगा हूं। केस 1 में कॉस्ट वेरिएंस ये थी SQ इंटू SC माइनस, और ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर है ना। क्या मतलब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट? जो मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम हुई, इसी की मैं अब ये वाली शक्ल बना के लिख रहा हूं, यानी इसका जवाब लिख रहा हूं SC इंटू SQ माइनस डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस दी हूं। ये मैं बचपन का भी सवाल कर रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस दी हूं, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग ना। ओपनिंग रॉ मटेरियल इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये क्या है? इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल के यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये क्या चीज बन गई? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस इनटू, ये क्या चीज बन गई? परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल के यूनिट्स। क्यों कर रहा हूं मैं इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट इन दोनों को? क्योंकि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा ये। तो केस 2 ए क्या है? इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला, ये मैंने इधर बना के दिए। जो कल सिखाए थे उसी से डिराइव करके मैंने केस 2A के फार्मूले बना के दिए। समरी दोबारा बताता हूं, प्राइस वेरिएंस एससी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन कौन सी वाली? परचेज वाली। यूजेज वेरिएंस यूज्ड वाली। ये फार्मूले वही हैं जो कल लिखे थे, बस सिर्फ AQ और आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा वाला AQ, प्राइस वेरिएंस में परचेज वाला और यूजेज वेरिएंस में यूज वाला। ओके ये एमसीक्यू ये समझ आया? यस। पक्की बात है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिस माइनस दिस है, ये क्या है? एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालते हैं? साल के शुरू में कितना मटेरियल था, प्लस परचेजेस कितनी, माइनस क्लोजिंग। तो साल के शुरू में जो मटेरियल के किलो थे उनकी वैल्यूएशन किस मेथड से हुई थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, ये मैंने वो रेट मल्टीप्लाई कर दिया साथ। परचेजेस फॉर द ईयर, तो परचेजेस फॉर द ईयर होती है ना, या परचेजेस भी FIFO और FCO के मुताबिक होती हैं? ये FIFO FCO क्या चीज है? ये तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। परचेजेस फॉर द ईयर कितने पे रिकॉर्ड होती हैं? वो तो जितने की खरीदी उतने पे रिकॉर्ड होती हैं, ये मैंने वो लिखा है। एग्जाम्पल 2 करते हैं सॉल्व, एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर दें सामा। हाँ जी, डन। ऐसे फार्मूले अप्लाई करने हैं जैसे वो मार्जिनल में जो चीज नहीं पता वो पहले उसका बैलेंसिंग। बहुत सारी वैरायटी हैं इसमें, बहुत सारी वैरायटी। ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेना तो फिर ये अच्छे नंबर देने वाला सवाल होता है। ठीक है, डन एफर्ट्स। चलें, जिन लोगों से नहीं हुआ होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा ये देखें, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, और परचेज और यूज्ड बराबर नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट 24,000 किलो SQ है। SQ होता है जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने किलो लगने चाहिए थे, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना बन गया? 24,000 इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग नहीं पता, दोनों ही नहीं पता, लेकिन इतना पता चल रहा है कि 25,400 खरीद के 25 इस्तेमाल किया तो 400 फिर क्लोजिंग है। तो परचेजेस 25,400 इंटू 10 रुपए माइनस 400 किलो इंटू 12 रुपए, 38,800 पॉजिटिव। तो इसका मतलब है फेवरेबल है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही नहीं है ना, तो हमें इन दोनों से नजर आ रहा है कि जितना खरीदा उससे कम इस्तेमाल हुआ, तो फिर 400 क्लोजिंग है। या तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बताए होते तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इस्तेमाल कर लेते। मटेरियल प्राइस वेरिएंस SC इंटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, यानी 25,400 किलो इंटू 12 रुपए माइनस 25,400 किलो इंटू 10 रुपए, 50800 पॉजिटिव। आप ना इन फार्मूलों की यही तरतीब चलाएंगे तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव खुद ब खुद अकॉर्डिंगली ठीक निकलेगा, क्योंकि आपने कैलकुलेटर को ही बताना है ना, कैलकुलेटर तो समझदार है, वो खुद ही प्लस माइनस निकाल देगा सही। और मटेरियल क्वांटिटी या मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू 12 रुपए
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, यहां तक कोई बहुत मुश्किल काम? अगर इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट हो, जिसको सवाल में इस अंग्रेजी से भी बताया हो सकता है, एक आधे सवाल में ना ये अंग्रेजी भी यूज हुई हुई है, इसलिए मैंने ये अंग्रेजी भी साथ ब्रैकेट में लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज। ये थोड़ी सी एडवांस बात है, इस चैप्टर में आगे चल के आएगी। अगर सवाल में ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, एक ही बात है। या ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, एक ही बात है। इस ब्रैकेट वाली अंग्रेजी का मतलब क्या है? ये अभी मतलब के लिए आप बहुत छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे कुछ दिन तो फिर इसका मतलब समझ सकेंगे। अभी नन्हे मुन्ने से आप लोग, तो सवाल में ये अंग्रेजी लिखी मिल जाए या ये अंग्रेजी लिखी मिल जाए, एक बात है। या फिर ये अंग्रेजी लिखी हो या ये अंग्रेजी लिखी हो, एक बात है। ये सवाल की शक्ल भी दिखा देता हूं जिसमें लिखी हुई थी। ठीक है, ये अंग्रेजी लिखी मिल गई एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस। तो इनमें से जो भी अंग्रेजी लिखी मिले आपने उसके मुताबिक देखना है। ये अंग्रेजी लिखी हो, ये फार्मूले हैं जिसकी प्रैक्टिस भी करा दी। लेकिन अगर ये अंग्रेजी लिखी हो या ये अंग्रेजी लिखी हो, तो इसके लिए मैं आपको यही फार्मूले अमेंड कर देता हूं। अच्छा, ये जो मैं आपको फार्मूले अमेंड करूंगा ना, ये मैं आपको बस जबरदस्ती तसल्ली के लिए करा रहा हूँ, वरना ये जो मैं फार्मूले चेंज करने लगा हूं उसकी असल रीजन इसमें छुपी हुई है। बस ऐसे ही आपके जमीर के इत्मीनान के लिए बता रहा हूं, वरना मैं सिंपली ये भी कह सकता था कि रट्टा लगा लो बस। जी जी, नहीं, प्राइस वेरिएंस गलत होगा, यूजेज वेरिएंस ठीक होगा। ये जो मैंने बना के दिए ना, इसी से मैं इसके फार्मूले डराइव करके दे रहा हूं। अगर ये रीजन समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो करने तो ये फार्मूले ही हैं जो यहाँ हैं। अगर इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है तो ये क्या होगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल के यूनिट्स इनटू एक्चुअल कॉस्ट, परचेजेस के यूनिट्स इनटू एक्चुअल कॉस्ट, क्लोजिंग के यूनिट्स इनटू एक्चुअल कॉस्ट। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो फार्मूले आपको मैं इसके डिराइव करके देने लगा हूं ना, ये मैं जबरदस्ती कर रहा हूं आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए, वरना इन फार्मूलों की जो असल रीजन है ना वो इस जुमले में छुपी हुई है। नहीं यार, नहीं बताता। अच्छा, हो सकता है कि, चलो खैर है, बताता हूं। इस ब्रैकेट के अंदर अब इन तीनों के साथ एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई हो गई,
तो इस ब्रैकेट को अगर मैं समेटूं, एक्चुअल कॉस्ट कॉमन ले लूं, ओपनिंग के किलो, परचेज के किलो माइनस क्लोजिंग के किलो, क्या बन गया? कंज्यूम के किलो। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू एक्चुअल कॉस्ट, ये फार्मूला रह गया, वो सुकड़ के ये बन गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही के ये दो टुकड़े होते हैं। तो हमें इससे पता चल रहा है कि वेरिएंस में AQ यूज्ड ही इस्तेमाल हो रहा है, परचेज तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो इधर भी यूज्ड आ जाएगा। अजीब हो गई बात ना। इसमें तो पहले भी AQ यूज्ड ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अब सिनेरियो बी में प्राइस वेरिएंस में भी यूज्ड इस्तेमाल होगा। और इसकी वजह मैंने ये बताई कि कॉस्ट वेरिएंस ही का ये ब्रेकअप है। तो कॉस्ट वेरिएंस में नजर आ रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों में भी यूज्ड को इस्तेमाल करेंगे। एक और रीजन अगर उस पर भी इत्मीनान हो जाए, प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस, यानी प्राइस वेरिएंस की कैलकुलेशन में इशू वाली क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है। तो सिनेरियो ए और सिनेरियो बी यूजेज वेरिएंस सेम है, प्राइस वेरिएंस में क्या फर्क है कि सिनेरियो ए के अंदर परचेज आ रहा है, सिनेरियो बी के अंदर यूज्ड आ रहा है। तो सर इसका नाम भी एक्चुअल परचेज भी होगा ना, तो यहाँ पर यूज्ड हमारे पास ये नहीं, अब ये परचेजेस नहीं रही। अब ये परचेजेस कैसे हो सकती हैं? अब ये AQ यूज है ना, तो अब ये मैं इनको परचेजेस नहीं कह रहा। अब मैं दायरा लगा के इनको नहीं कह रहा परचेजेस। अब नहीं है ये एक्चुअल परचेजेस, ये तो यूज्ड है। तो ये एक नजर आप दोबारा से ना ये मटेरियल के सारे फार्मूले देख लें अपनी किताब में, बोर्ड पे नहीं, अपनी किताब में देख लें। मटेरियल के वेरिएंसेस की ये जो मैंने काली काली हेडिंग दी है, इसके नीचे जब तक लेबर की काली काली हेडिंग नहीं आ जाती, तो ये मैंने आपको सारे मटेरियल के फार्मूले बताए हैं, एक दफा फिर देख लें। देख लिए फार्मूले। चलें लेबर पर मैं क्लास 62 में लगाता हूं, ठीक है 61 बस।